हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी यूटिलाइज करनी है, यूज़ करनी है, ताकि हमारा जो नॉर्सेट का एग्जाम है, नॉर्सेट 8 का जो एग्जाम है वो क्लियर हो सके, या फिर कोई भी जो अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वो क्लियर हो सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मुझे ये एग्ज़ाम, ये जो अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम आ रहा है वो फॉर्म फिल करना है, और अगर वो फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए प्रॉपर प्रेपरेशन करनी है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मेरे को पर्सनली भी मैसेजेस आते हैं कि क्या मैं ये वाला फॉर्म भर दूं। पहले तो 8-10 बार पूछेंगे। उसके बाद जब फॉर्म की डेट निकल गई होती है तो कभी भी मैं रैंडमली उनसे पूछ लेती हूँ कि आपने फॉर्म भरा? नहीं, इस बार हमारी प्रेपरेशन अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए ये वाला तो नहीं, हम अगले वाला भरेंगे। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए आप लोगों का, और टाइम को यूटिलाइज कीजिए। ये नहीं कि मैं अगले वाले फॉर्म का इंतजार करूंगी, उससे अगले वाले, मेरी प्रेपरेशन नहीं थी वाला कुछ नहीं होता। अगर आप चाहें तो आप 2 महीने या 1 महीने में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। वो सिर्फ डिपेंड करता है कि आपका जो मेंटल मेकअप है, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं और मेंटली कितने फोकस्ड हैं अपने गोल के लिए। तो क्योंकि डिसीजन तो हर कोई ले लेता है यार। मैं भी इस बार तो मुझे एग्जाम क्रैक करना ही करना है, हर कोई सोचता है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, हर कोई यही सोच के फॉर्म फिल करता है कि मेरा भी एग्जाम क्लियर हो जाए। तो जब हम फॉर्म फिल करते हैं उस समय बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं कि हमने करना ही करना है। जिस दिन हम फॉर्म फिल करके हटते हैं, 8-10 दिन हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, फिर धीरे धीरे हमारा जो एक शेड्यूल है वो ब्रेक होने लग जाता है। हम थोड़ा सा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं समझ में आ रहा, धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देते। तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन पे हमें उस गोल को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट रहना है। मैंने एक दिन अपने पहले भी एक वीडियो में समझाया है, या पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी कोई गोल अचीव करना है या फिर जब भी स्टडी करनी है, तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो जहाँ पे मैंने 3C बोला था, 3C में सबसे पहले हमारा आता है कंसिस्टेंट। Whatever the actions we are taking to achieve our goal, we need to remain consistent with those actions. अगर मैंने सोचा है कि मुझे ये वाला एग्जाम क्लियर करना है, तो इसके लिए मैं डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करूंगी, तो वो हमें 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। डेली मुझे 100 MCQs करने ही है। अगर मैंने ऐसा सोचा है तो मुझे डेली MCQs करने ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब हम अपना गोल अचीव करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हार्डवर्क करते हैं ना, तो हमें डेली बेसिस पे एक नया एनर्जी लेवल अचीव होता है कि हाँ, मुझे कल और ज़्यादा पढ़ना है, कल इतना सिलेबस कवर करना है, कल 100 नहीं 110 MCQs करने हैं। तो डेली हम अपने आप में ही अपने खुद से कंपटीशन करते हैं। सेकेंड थिंग आती है ऑलवेज कंपेयर। ठीक है, कंपेयर करके स्टडी कीजिए। कंपेरेटिव अब कैसे स्टडी होती है? दोज हु आर वर्किंग समवेयर इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मैं उनका एक एग्जांपल लेके आप उनको समझाती हूँ। कंपेयर करना है, आज आपने एक पेशेंट का देखा कि एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन हो रही है या फिर ट्रेकियोस्टमी हो रहा है पेशेंट का, तो आप उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए एंड घर में आके आप उसको थ्योरी में देखिए कि जहाँ वहाँ पे क्या क्या प्रैक्टिकल हुआ था, पेशेंट की पोजिशन क्या थी, सक्शन रिक्वायर्ड था, सक्शन का प्रेशर कितना था, ड्रग्स कौन कौन से यूटिलाइज किए, फिर कितना वेट के, ये सारी चीज़ें, पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट की केयर क्या थी, और उसको आगे आप थ्योरी में पढ़िए। आप उसके नोट्स बना सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप नोट्स। इसका मैं ट्रेकियोस्टमी का ही अगर एग्जांपल देती हूँ तो प्री प्रोसीजर, इंट्रा प्रोसीजर एंड पोस्ट प्रोसीजर करके आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस वे, बाय डूइंग द कंपेरिजन, इट विल हेल्प यू टू मेक योर नोट्स, और आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। एंड थर्ड जो पॉइंट था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द कंपैरिजन, कॉन्सेप्ट। जब भी आप कंपेयर करके स्टडी करेंगे ना, आई मस्ट से कि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। आपके जो मतलब आपको एक चीज़ें समझ आने लगती हैं, तो आपको उनके पीछे का रैशनल पता होता है। अगर मैंने ये चीज़ ऐसे की है तो मैंने क्यों की है ऐसे। क्योंकि हमेशा ना एग्जाम में स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और आप नॉर्सेट में तो एक्सपेक्ट कीजिए भी मत कि आपको स्ट्रेट क्वेश्चन आएंगे। प्रीलिमिनरी अगर आप इजीली क्लियर कर पा रहे हैं तो मेंस में जाके कॉम्पिटिशन का जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाता है। तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे जो आपको थोड़ा सा उलझाएंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आपको एक बार रीड करने से ही क्वेश्चन को अच्छे से समझ आ जाएगा कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम जो कैंडिडेट्स आए हैं एग्जाम देने। ठीक है, अब सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या रहता है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स का है? द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज कि हाउ टू प्रिपेयर। देखिए, ये जो मैंने 3 C's आपको बताया कि कंपैरिजन, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, ये तो एक जर्नल है, इन जर्नल। ये हमें रेगुलर ही अपनी लाइफ में अडेप्ट करके चलना है कि हाँ भी हमें ये ऐसा करना ही करना है, चाहे वैकेंसी आई हो चाहे ना आई हो, अगर आप प्रेपरेटरी मोड में हैं तो। अब आ जाती है कि
वैकेंसी आ चुकी है, आपने प्रिपेयर करना है। तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर, फ्रॉम वेयर वी नीड टू प्रिपेयर। तो सबसे पहले आप ना, मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है, अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं, टाइम टेबल प्रिपेयर करके चलते हैं ना एक, तो उस टाइम टेबल को बना के सिर्फ दीवार पे हैंग करने से कुछ नहीं होगा, उसको फॉलो करना होता है, डेली बेसिस पे फॉलो करना होता है, तभी आप एक गोल अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज 0 आउट ऑफ कुछ भी रख लो 0 ही रहेगा, और एज निकलती जाएगी और आपका जो एग्जाम है वो क्रैक नहीं हो पाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, तो आप, एक होता है ना, हम एक्सपायरी डेट की तरफ मूव करते जाते हैं। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी वालों की 30 ईयर्स एज लिमिट है, तो धीरे धीरे वो एज लिमिट का मतलब हम उस चीज़ वहाँ तक पहुँचते जा रहे हैं। 26, 27, 28, 29, 30 तक हमारा एग्जाम देने के हमारे पास फिर टाइम ही नहीं बचेगा, तो वो मेंटल प्रेशर भी हमारा इंक्रीज होता जाएगा। और ये चीज़ें कब याद आती हैं, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, तब मुझे बहुत सारी स्ट्रेस हो जाती है, यार मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ओके, मैंने पिछली बार मैं क्लियर नहीं कर पाई, पिछली बार मैं प्रीलिमिनरी क्लियर कर पाई थी, इस बार मैं मेंस नहीं, उस बार मैं मेंस नहीं कर पाई थी, पिछली बार मेरा प्री भी नहीं क्लियर हुआ, मेंस भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें ना हमें एग्जामिनेशन हॉल में जाके याद आती हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें अपने आप पे हावी नहीं होने देनी है। तो प्रेपरेशन इस तरीके की रखो कि कुछ भी हो जाए मैं एग्जाम क्रैक करके ही रहूंगी और करके ही रहना है। सो लेट्स टॉक की स्टडी, हाउ टू प्रिपेयर। तो स्टडी के लिए कैटेगरी करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं बच्चों को। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, या फिर उनको ये पता है कि मैं 2 महीने अगर आराम से घर पे बैठ के स्टडी करूं तो मैं एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। देन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जिनको ऑनलाइन स्टडीज़ की ज़रूरत है, कि हाँ मतलब डेली रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने हैं, सिलेबस वाइज सिलेबस कवर करना है। एंड फ्यू स्टूडेंट्स कुछ ऐसे कैटेगरी में आते हैं जिनको ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेडिशनल क्लासरूम में जैसे टीचर सामने से पढ़ाए और हम बैठ के पढ़े। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉलेज टाइम पे, जिन्होंने एक तो प्रॉपर स्टडी नहीं किया है, या फिर कॉलेज में उनको प्रॉपरली नहीं पढ़ाया गया। काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे जस्ट फॉर नेम सेक उनको मतलब क्लासेस में आके अटेंडेंस लगा और हो जाता है काम। तो ऐसे कैंडिडेट्स को ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज मैं कैटेगराइज नहीं कर रही, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, सो ऐसा जनरलाइज नहीं कर रही हूँ मैं इन चीज़ों को। सो लेट्स डिस्कस कि जो सेल्फ स्टडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको कैसे करना है। बिकॉज मैंने खुद सेल्फ स्टडी करके ही जो भी एग्जाम क्रैक किया था, सेल्फ स्टडी से किया था, तो मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ सेल्फ स्टडी में। ठीक है, मतलब कोचिंग वालों को मैं ऐसे डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल आई बिलीव कि सेल्फ स्टडी से जब आप पढ़ते हो तो एक कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से बिल्ड होता है, क्योंकि आप एक्सप्लोर कर करके स्टडी करते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं, सबसे बेस्टेस्ट मेथड है सेल्फ स्टडी। बेस्टेस्ट क्यों है मैंने आपको पहले बता दिया, एक्सप्लोर ज़्यादा करते हो आप उसमें। देन उसके बाद आता है कि पढ़ना क्या है सेल्फ स्टडी वालों ने। आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई की हुई है, आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, जैसे आपके मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स आते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स का आपको जैसे पता है, सबसे पहले मैं उनको फिर भी ये बोलूँगी, आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट कीजिए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग क्या है, फाउंडेशन किसी हमारे नर्सिंग प्रोफेशन का जो बेस है, एक नींव है, वो है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। आप जितने भी आपके बेसिक प्रोसीजर्स हैं, जितने बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, सब आपको फंडामेंटल्स में ही कवर करने हैं। जब आप फंडामेंटल्स कवर कर लेते हैं, आपकी आधी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बहुत सारी जो जितने भी डिजीज कंडीशंस के जो नर्सिंग इंटरवेंशंस है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी वहां पे कवर हो जाती हैं आपको। देन उसके बाद आप पीडियाट्रिक्स हेल्थ पढ़ लीजिए, देन कम्युनिटी हेल्थ, देन आपका ऑब्स एंड गायनी, आपके 4-5 सब्जेक्ट जो है मेजर सब्जेक्ट्स हैं। देन मिसलिनियस सब्जेक्ट्स में आपका क्या क्या आता है, न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स आपका आता है, रिसर्च आता है, नर्सिंग मैनेजमेंट आता है। इन सब्जेक्ट्स को भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सभी स्टूडेंट्स मेजर सब्जेक्ट करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा जिनके न्यूट्रिशन मिसलिनियस सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन सही होते हैं ना, एग्जाम उन्हीं के क्रैक हो जाते हैं, फिर वो लोग आगे निकल जाते हैं, तो इनको भी इग्नोर मत कीजिएगा। तो देन उसके बाद आता है कि सेल्फ स्टडी वाले वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कॉलेज में प्रॉपर स्टडी की है। और मैंने ये चीज़ नोटिस की भी है बहुत सारे कैंडिडेट्स में, जिनके कॉलेज में एक बहुत अच्छे से स्टडी की है। एक अपना कॉलेज में अच्छे से स्टडी करने का मतलब ये होता है कि कॉलेज में टीचर ने जो आपको पढ़ाया, वो असाइनमेंट्स जो दी, वो उसके अलावा आप 1 या 2 घंटे या 2.5-3 घंटे अपने डेली के स्पेयर कर रहे हो फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और काफ़ी जो बहुत गोल ओरिएंटेड कैंडिडेट्स हैं वो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं, एंड ये मैंने खुद से देखा हुआ है। तो देन उसके बाद आता है कंटेंट ऑफ स्टडी। आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, तो वो भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी XYZ रैंडम किसी भी ऑथर की बुक उठा लो और वहीं से पढ़ने लग जाओ, नहीं। ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए। अच्छी बुक्स में बहुत सारी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़नी है तो आप टारगेट हाई पढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छे से मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑप्ट प्रीति अग्रवाल। टारगेट हाई बुक एक ऐसी बुक है
जिसमें मतलब लैंग्वेज जिनको बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है वो भी टारगेट हाई को अगर पढ़ेंगे तो इजीली अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। उनको बहुत इजी वे से समझाया गया है, 1 लाइन में समझाया गया है, थ्योरी समझाई गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। देन उसके बाद एक बुक है और बहुत अच्छी बुक है जिसमें आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो नॉर्थ सेट का है, जब उससे पहले एम्स का, हर एम्स का अलग अलग एग्जाम होता था, उनका है, जीएमसी चंडीगढ़ के, देन ये जितने भी एसजीपीजीआई के एग्जाम्स हैं उन सबके क्वेश्चन पेपर्स उनमें है। दैट इज अ टर्निंग पॉइंट, उन सभी के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आपको वो भी मिल सकते हैं। सब्जेक्ट्स वाइज दिए गए हैं। टर्निंग पॉइंट बुक, मैं खुद उस बुक को अभी पढ़ रही हूँ, तो इट्स अ वेरी गुड बुक, आप एक बार जरूर पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा उस बुक को पढ़ के। देन उसके बाद आता है डेली। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि डेली एमसीक्यूज को प्रिपेयर कीजिए, डेली, बिना किसी मतलब एक बोलते हैं ना ब्रेक के, बिना किसी एक भी दिन वेस्ट किए हुए एमसीक्यूज डेली प्रिपेयर करने। किसी एक दिन चाहे थ्योरी छोड़ दो बट एमसीक्यूज मत छोड़िएगा। क्यों? अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी एमसीक्यूज प्रिपेयर करने कैसे हैं। आपने ये रखिए, इनिशियली बिगिनर फेज में आपके करिए 100 एमसीक्यूज, सोच लीजिए मुझे 100 के 100 एमसीक्यूज करने हैं। 100 एमसीक्यूज कैसे करने हैं अब वो मैं आपको बताती हूँ, और ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करोगे ना, आप खुद के अंदर ही चेंजेस पाओगे कि 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो नेगेटिव एमसीक्यूज आप कर रहे थे ना, वो आपका रेट कम हो जाएगा। आपने करना है, सिलेक्ट कर लेना है, मुझे आज 1 से लेकर 100 तक एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। आप एक रफ कॉपी उठा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 100 तक डाल लीजिए, वहां से रीड कीजिए। अगर आंसर आता है तो अपनी रफ कॉपी में आंसर लिखिए, नहीं आता है ब्लैंक छोड़ दीजिए। नहीं आता ब्लैंक छोड़ना क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वो हमने अपने नेगेटिव मार्किंग करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि तुक्के नहीं मारने हैं, गेस नहीं मारना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ये चीजें हम कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में। इस तरीके को करने से ना मेरे 5-7 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ज्यादा सही नहीं हो सकते। और यही एक रीजन है कि ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है बहुत कैंडिडेट्स की। तो इस चीज को अवॉइड करना है, प्रैक्टिस करेंगे ये भी अवॉइड होने लग जाएगी। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं चीजें। तो डेली एमसीक्यूज जरूर कीजिए। एमसीक्यूज के लिए अगर आप चाहते हो तो मैं फिर से आपको एक अलग से बता दूंगी कि कैसे एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है, कैसे आपने डेली उन चीजों को करना है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सेल्फ स्टडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, आप एक टेस्ट सीरीज जरूर ऑप्ट कीजिए। एक कर सकते हैं, एक कर लीजिए, 2 कर सकते हैं, 2 कर लीजिए। इट टोटली डिपेंड्स कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। मतलब पेरेंट्स को ज्यादा बर्डन मत कीजिए इन चीजों के लिए कि हाँ नहीं मुझे तो महंगी वाली ही लेनी है, मुझे ये वाली नहीं लेनी। आप एक टेस्ट सीरीज ऑप्ट कीजिए, 2 टेस्ट सीरीज ऑप्ट कीजिए, बट कोशिश कीजिए उनको डेली अटेम्प्ट करना ही करना है। और उनको जब अटेम्प्ट करना है तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि मैं एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर इसको अटेम्प्ट कर रही हूँ। तो अपने आप को वैसे एज्यूम करके कीजिए और अपने आप को कंपेयर कीजिए कि आज आपकी रैंक क्या थी बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, कल कितनी आएगी, नेक्स्ट अपकमिंग डेज में कितनी आ रही है। ये चीज कंपेयर करनी है। और एक चीज का कंपेयर करनी है कि मेरे पिछले दिन कितने नेगेटिव्स थे, अपकमिंग डेज में कितने नेगेटिव मार्किंग जा रहे हैं। तो बाय डूइंग दिस आप अपना डेफिनेटली नेगेटिव जो स्कोर है वो कम कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है जो कुछ कैंडिडेट्स को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑनलाइन कोचिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर कोई खुद से नहीं पढ़ पाता है। अब ऑनलाइन कोचिंग की मैं किन के लिए बात करती हूँ? जो लोग जॉब कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू स्पेयर मच टाइम, उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि देखिए नर्सिंग में आप सभी को पता है 6 घंटे की शिफ्ट रहती है। एंड दोज हु आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर्स, वहाँ पे बहुत दे आर गेटिंग एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत थकने वाली मतलब शिफ्ट चली जाती है। तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहिए, साइड जॉब वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन कोचिंग ऑप्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग नहीं ऑप्ट करनी है तो आप लोग एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। टेस्ट सीरीज का अगेन आई एम टेलिंग, मैंने आपको बेनिफिट बता दिया है कि आपको बहुत फायदा होने वाला है अगर आप टेस्ट सीरीज ऑप्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज से सेम वही फायदे कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, वो सब चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कोचिंग, जो फुल टाइम कोचिंग होती है, जो कैंडिडेट्स ना तो कहीं जॉब कर रहे हैं ना वो विलिंग है अभी जॉब करने के लिए, दोज हु वांट टू गेट कोचिंग, तो वो प्रॉपर कोचिंग लीजिए अगर आपको चाहिए। क्योंकि ये कोचिंग किन कैंडिडेट्स के लिए है? जिनके पास मतलब स्टडी मटेरियल भी नहीं है, या फिर जिनके पास स्टडी मटेरियल तो है बट दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि शुरू कहाँ से करें तो खत्म कहाँ पे करना है। तो जिन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है हाउ टू स्टडी, तो दे नीड टू गो फॉर कोचिंग। वो कोचिंग अडेप्ट कीजिए, वहाँ पे उनको अच्छे से डाउट क्लियरेंस होगा। जितने भी डाउट्स है अपने टीचर से पूछिए, जो भी आपको पढ़ा रहा है उनसे पूछिए। जैसे जैसे वो आपको पाथवे शो करते हैं वो वाला पाथ फॉलो कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट। हाँ, बट अगेन कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। देन पैरेलली एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बोलना चाहूँगी
कि सब्जेक्ट्स कैसे कवर करने हैं। स्ट्रैटेजी में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सब्जेक्ट्स कैसे कवर करें। तो देखिए, आप अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़िए, देन उसके साथ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कीजिए, देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कीजिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कर लीजिए, बिकॉज जब MSN आप करते हैं तो कम्युनिटी आप बाद में कीजिएगा, MSN के साथ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कीजिएगा, बिकॉज डिजीज कंडीशंस को आप रिलेट करके पढ़ पाएंगे तो जल्दी पोर्शंस कवर हो जाते हैं। और अगर ये आपने सिस्टम वाइज करना है तो सिस्टम वाइज कर लीजिए, या फिर एक टॉपिक वाइज करना है तो टॉपिक वाइज आप कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सिस्टम वाइज कवर कीजिएगा, जल्दी आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। देन ये 3-4 सब्जेक्ट पैरेलल चलाइए। देन दूसरे स्लॉट में आप अपना OBG, देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, देन मेंटल हेल्थ नर्सिंग कीजिए। OBG एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस भी रहते हैं, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया होता है। वो आपको खुद देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरीके के ऑप्शंस आपको आए हैं, तो वो आप वहां से देखिएगा। लेकिन OBG, देन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को एक स्लॉट में कीजिए। मिसलिनियसली इन सभी चीज़ों को साथ साथ में चलाइए और डेली इन सब्जेक्ट्स को करने के साथ साथ आप अपने MCQs अगेन आई एम टेलिंग प्रिपेयर कीजिए। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन प्रिपेयर। इस तरीके से वी कैन प्रिपेयर फॉर आर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, फिर चाहे वो नॉर्सेट हो, चाहे वो RRB हो, चाहे वो चंडीगढ़ GMCH का एग्जाम हो, चाहे वो SGPGI एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज मेरे इंस्टाग्राम पे तो मैसेजेस आ ही जाते हैं और मैं कोशिश भी करती हूँ कि आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड। डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज योर एनर्जी पॉजिटिवली। थैंक यू।